शिवराज सिंह चौहान का शहडोल दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा को किया संबोधित। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए होना है मतदान। फिल्म काली के पोस्टर पर बड़ा विवाद। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने काली पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा तत्काल प्रभाव से हटाएं पोस्टर। सीतापुर में आक्रोशित किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खाद्य समस्याओं को लेकर किसानों ने किया चक्काजाम। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सूरजपुर में पुलिस ने किया ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश। बैंक डिटेल लेकर करते थे लाखों की ठगी। अज्ञात व्यक्ति ने कराया था धोखाधड़ी का मामला दर्ज। और सीतापुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। घटनास्थल पर एक की मौत, एक गंभीर घायल, इलाज जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों। सीधी और कट रीवा में महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की जाएगी। इसके बाद सीएम कटनी में महापौर प्रत्याशी ज्योति दीक्षित और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रत्याशियों के समर्थन को निकले हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और इसी कड़ी में उनका ये शहडोल जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल प्रत्याशियों, पार्षद प्रत्याशियों और वहां कटनी में महापौर प्रत्याशी ज्योति दीक्षित के समर्थन में जनसभा की जाएगी। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे पर है और इसी कड़ी में कुछ अहम जगहों का दौरा किया जा रहा है, जिसमें फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली, जिसके पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया है। 2 जुलाई को रिलीज इस पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते और हाथ में LGBTQ का झंडा लिए दिखाया गया है। इस फिल्म के पोस्टर को कनाडा में आयोजित किए गए एक प्रोजेक्ट अंडर द टेंट के तहत प्रदर्शित किया गया। यह प्रोजेक्ट टोरंटो के आगा खान म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया। अब इस पर भारी विवाद छिड़ गया है। तो वहीं अब इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। साथ ही भोपाल क्राइम में IPC 295A की धारा में लीना के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही गई है। पोस्टर के ऊपर मैंने कल मीरा मैकले जी को 24 घंटे का कहा था कि पोस्टर हटाएं अथवा खेद व्यक्त करें। ये न होने के कारण से आज भोपाल के अंदर क्राइम ब्रांच में धारा 295A के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। आगे कानूनी राय ली जा रही है विशेषज्ञों से और जो भी ठीक राय आती है वैसी कार्रवाई एग्रीमेंट के ऊपर की जाए। सीतापुर क्षेत्र के अंतर्गत राजापुर में लगातार खाद की कमी की समस्या देखने को मिल रही है, जिसके कारण क्षेत्र के किसान अपनी खेती की समस्या को लेकर लगातार परेशान हैं। आपको बता दें कि 2 जुलाई को सैकड़ों किसान खाद लेने समिति पहुंचे थे, जहां खाद न मिलने पर उन्होंने सीतापुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था और इसमें एसडीएम निराकरण करने का आश्वासन दिया था। लेकिन 3 दिन के बाद भी किसानों को अभी तक खाद नहीं मिली, सिर्फ आश्वासन ही मिलकर रह गया, जिससे आक्रोशित ने सीतापुर तहसील कार्यालय के सामने चक्काजाम किया। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने जाम को हटवाया और नायब तहसीलदार प्रमोद सहकारी समिति राजापुर में अपनी उपस्थिति में किसानों को खाद वितरित किया। सीतापुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार खाद समस्याओं से किसान जूझ रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। हालांकि जो 3 दिन दिए गए थे उसमें तो समस्या का हल नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मतलब उस समय अवधि के बाद जब आक्रोशित किसान एसडीएम के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे तो आखिरकार एसडीएम की उपस्थिति में या ये कहा जाए उनकी पहल से
तहसीलदार नायब तहसीलदार प्रमोद कुमार को तुरंत आदेशित किया गया और सहकारी समिति राजापुर में उनकी उपस्थिति में ही किसानों को खाद वितरित किया गया। इस पर हमारे संवाददाता जुड़ेंगे सीतापुर से, वशिष्ठ दास महंत, हम उनसे चर्चा करेंगे इस खबर पर। वशिष्ठ दास, ये जरूर पूछना चाहेंगे कि क्या बिना धरने के या बिना इस तरह के प्रदर्शनों के समस्याओं का हल नहीं हो सकता? क्योंकि 3 दिन बाद भी जब समस्या हल नहीं हुई तो एसडीएम के पास पहुंच गए किसान। जी, मैं आपको बता दूं, ये जो समस्या है खाद की, इसका निराकरण आज से नहीं काफी दिन हो गया। जैसे बरसात चालू नहीं हुई थी, खेती का समय चालू नहीं हुआ था, तब से किसान खाद के लिए परेशान है। और कई बार सीतापुर में तहसीलदार को, एसडीएम को इसके बारे में सूचित किया जा चुका है। जिस दिन धरना हुआ उससे 3 दिन पहले जो यहाँ के क्षेत्रीय किसान हैं, उन्होंने जाकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया था कि हमें खेती में दिक्कत हो रही है, खाद की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, न ही डीएपी मिल पा रहा है, न यूरिया मिल पा रहा है, न यूरिया नहीं मिल पा रहा है, मतलब कोई भी खाद सोसाइटी के अंदर में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि आप यहाँ पे जो सोसाइटी केंद्र है वहाँ पे धान खाद वगैरह उपलब्ध कराएं। परंतु 3 दिन बीत जाने के बाद भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं कराया गया और इन्होंने ये कहा था कि अगर 3 दिन के बाद हमें खाद उपलब्ध नहीं होता है तो हम ये भाजपा के बैनर तले हम आंदोलन करेंगे और इन्होंने वही तहसील कार्यालय के सामने वही किया। जी, अभी किसानों की क्या राय या क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? थोड़े मतलब धरने की बात चली, पता चली प्रशासन पूरा अमला वहां पे जुट गया और उनको समझाई थी कि उनकी समस्याओं को हल किया जाएगा। और तत्कालीन ही सीतापुर के जो नायब तहसीलदार है वो राजापुर क्षेत्र के सोसाइटी केंद्र में सूरत गए और वहां के किसानों को जो भी वहां उपलब्ध खाद था वो अपनी देखरेख में वहां उनके द्वारा वितरण कराया गया। और कलेक्टर साहब का भी अभी बीच में सीतापुर आए थे दौरे पर, तो उन्होंने कहा था कि जितनी जल्दी हो सके हम रिक उपलब्ध करा रहे हैं और क्षेत्र के किसानों को खाद की समस्या नहीं होगी, इसका ध्यान रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वशिष्ठ। सूरजपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिहार के एक ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। बता दें, सूरजपुर के माध्यमिक शाला लक्ष्मीपुर घोघरापारा के शिक्षक प्रेम साय सिंह ने थाना भटगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात व्यक्ति ने फोन के माध्यम से उनके अकाउंट से 3,19,738 रुपए की धोखाधड़ी की है। मामले को गंभीरता से लिया गया और पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने थाना प्रभारी को निर्देशित किया, जिस पर पुलिस ने बैंक से प्रार्थी के अकाउंट की जानकारी ली। बैंक डिटेल और केवाईसी के आधार पर पुलिस को रकम ट्रांसफर करने वाले बैंक अकाउंट का पता चला कि वो भारतीय स्टेट बैंक चंदन ब्रांच भागलपुर बिहार का है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने बिहार से आरोपी शंकर नंद पांडे को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने ऑनलाइन ठगी करना और ऑनलाइन ठगी के माध्यम से अपने खाते में 3,19,738 रुपए ट्रांसफर करना कबूल कर लिया। इसी के साथ दर्शकों से जरूर अनुरोध है, ये खबर एक उदाहरण की तरह है कि अपनी बैंक डिटेल कभी भी किसी को ना दें, चाहे कोई भी आपसे बैंक का कर्मचारी बनकर बात कर रहा हो। जब तक आप सुनिश्चित ना कर ले, ये बहुत जरूरी जानकारी है कि जब तक आप सुनिश्चित ना कर ले, अपना ओटीपी भी किसी को शेयर ना करें। जिस तरह से मामला हम आपको बता रहे हैं, ऑनलाइन ठगी का मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जो सूरजपुर में हुआ, 3 लाख से ज्यादा की ठगी की गई थी। वो तो ये कहा जाए कि शायद पुलिस की तत्परता काम आ गई और इस ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस सफल रही। लेकिन ऐसे कितने ही वर्क इसमें सफल, क्योंकि ध्यान रखें, ना तो आपको अपने मोबाइल में आने वाला ओटीपी नंबर किसी को शेयर करना है और ना ही अपने आधार कार्ड की संख्या।
जैसे जैसे हम तकनीकी रूप से समृद्ध होते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर वो खतरा भी मंडरा रहा है कि अब हमारी राशि बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं अजय चक्रधारी, संवाददाता हैं हमारे सीतापुर से। हम इस खबर पर उनसे जानकारी लेंगे। अजय, जिस तरह से हालांकि जो गिरोह की बात की जा रही थी वो तो पकड़ा गया, लेकिन क्या इससे पहले भी इस गिरोह ने उस जगह पर यानी सूरजपुर या उसके आसपास के क्षेत्र में इस तरह की ठगी को अंजाम दिया हो? जी अजय, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, मुझे लगता है तकनीकी कारणों से हम अजय तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और हम एक बार और चाहे तो प्रयास कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आखिर मामला क्या था, कि एकदम से अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र में आने वाला ये मामला क्या पहला मामला था या इससे पहले भी इस तरह की ठगी की वारदात आ चुकी थी। हम बात करेंगे अजय चक्रधारी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, अजय आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी। अजय, मैं चाहूंगी कि एक बार जरूर आप ये बताएं, क्या ये गिरोह सूरजपुर में पहले से ही एक्टिव था, सक्रिय था, या फिर ये पहला मामला था? ये पहला मामला नहीं है। सूरजपुर जिला में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जिसपे कुछ कार्रवाई हुई है और कुछ मामलों की मतलब तफ्तीश जारी है। और यह मामला तत्कालिक एक शिक्षक का है जो प्रेम सिंह नाम है उनका। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनसे बैंक का एटीएम बंद होने का ऐसा सूचना देकर ओटीपी उनसे लिया और उन्होंने अपने बैंक अकाउंट का एटीएम का ओटीपी वगैरह उनको बताया और उनसे जो है तो उक्त व्यक्ति ठगी कर लिया। जी बिल्कुल, क्या कहना है पुलिस का? ये जो लोग हैं क्या ये उसी क्षेत्र से संबंधित है या फिर ये अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर इन्होंने एक गिरोह तैयार किया था, इन्होंने अपनी एक टीम तैयार की थी? जी, तो मामला तो फिलहाल बिहार का है। जो बिहार का ठग था उन्होंने इसमें ठगी की है, लेकिन ऐसे और कई भी मामले हैं जो और जगहों से ठग गिरोह जो है तो इसमें सक्रिय हैं। फिलहाल पुलिस उक्त मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, लेकिन अन्य ऐसे कई मामले हैं जिनमें अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। ये जरूर जानना चाहूंगी कि जिन हम हालांकि तस्वीर में एक आरोपी को देख सकते हैं, पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है और उसकी उम्र ज्यादा नहीं, यानी ये युवा, पूरी टीम में क्या युवा ही थे इस गिरोह में? जी, मैं बता दूं कि अभी युवा गिरोह जो है तो अपने शानो शौकत को पूरा करने के लिए इस तरह के ठगी को अंजाम देते हैं ताकि अभी अपने आधुनिक युग में उनकी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। ऐसे में भोले भाले ग्रामीणों को और कुछ शिक्षित लोगों को ये अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। जैसे इन्होंने एक शिक्षक को अपने ठगी का शिकार बनाया। जो एक शिक्षक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो जब ठगी का शिकार हैं तो और भी ऐसे गांव देहात में जो लोग रहते हैं इनको इन सब विषयों में सतर्क रखने की जरूरत है। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है पुलिस को अब जब जांच पड़ताल जब जांच हो जाएगी तो ये जरूर आप बताइएगा, इसका फॉलोअप लेना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ये पूरा युवा वर्ग है, जितने भी गिरोह में आपने जो बताया इस गिरोह में जितने लोग शामिल थे। दूसरा, इनकी पृष्ठभूमि को जानना बेहद जरूरी है ताकि एक खाका तैयार किया जा सके कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या है, ठोस कारण क्या है और इस समस्या को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि ये शायद वो युवा हैं जो पढ़े लिखे युवा हैं और शायद किसी कारणों से वो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। आपने जैसा कि बताया कि एक शिक्षक को इसका निशाना बनाया, यानी इन्हें बेहतर तरीके से पता है कि इनके निशाने पे कौन से लोग आ सकते हैं। जी जी, चलिए बहुत जी बताइए अजय, आप बात पूरी कीजिए। हाँ जी, मैं बता दूं कि सूरजपुर पुलिस द्वारा जन चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हाँ। पर लोगों को लालच दे करके ऐसे ठग गिरोह जो है तो अपने जाल में फंसा रहे हैं। हमारे देश के युवा जो है तो गलत रास्ते पे अपने आप को ले जा रहे हैं, जबकि इनको अपनी उस शिक्षा को, अपने जो इनके अंदर कला है उसको सही मार्ग में ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि अपराधी को सजा देना खैर कानून का ये काम ही है, लेकिन अपराध को खत्म करने के लिए एक अलग तरह की पहल की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए।
तो दोस्तों अभी आपने सुनी बातचीत, तो इसका सार तो यही निकल रहा है कि सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और इसी के साथ अगली खबर आपको बताते हैं, जो कतकालो निवासी देवनाथ भेसा से जुड़ी हुई। उन्होंने अपने साथी सुखलाल के साथ शाम को सीतापुर की ओर वे जा रहे थे और तभी रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इसमें सिर में गंभीर चोटें आई और उसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ का जो व्यक्ति था सुखलाल, जिसका नाम बताया गया है, वो घायल हो गया है। ग्रामीणों की मदद से घायल को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां घायल का इलाज जारी है। मृतक के पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कतकालो में दिनांक पिछले 6 तारीख को 6 जुलाई को एक मोटरसाइकिल की भिड़ंत हुई थी। 2 मोटरसाइकिल सवार उसमें आहत हुए थे, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल लाया जा रहा था। उसमें से एक, जिनका नाम देवनाथ भैंसा है, जिसकी उम्र 32 वर्ष थी, वो उन्हें डॉक्टरों ने अस्पताल में पहुंचने के बाद में उनको जांच के बाद उनको मृत घोषित किया हुआ था। और शव जो था पंचनामा के तहत में उसको पुलिस वाले उनको हैंडओवर करते हुए आज जो है उनके पोस्टमार्टम की जो है कार्रवाई आज की गई है। देखिए, पूरा मामला ये है, कल शाम का बात है। ये देवनाथ भैंसा, जहाँ तक मेरे को लगता है, मार्केट गया था। मार्केट से आते समय अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हुआ है, वो कंफर्म हो नहीं पाया है कि अभी किसके साथ हुआ है। तो मेरे को फ़ोन किए वहाँ के लड़के लोग की 108 को बुला दीजिए। तो मैं 108 को फ़ोन करके बुलाया और तुरंत रिसीव यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए सीतापुर, और यहाँ पहुँचते ही डॉक्टर मृत्यु घोषित कर दिया। मतलब कितने लोग सवार थे बाइक पे? बाइक पे 2 लोग थे। अच्छा, एक मृत हो गया और एक घायल है? हाँ, एक घायल है। और जिस वाहन से दुर्घटना घटी है उस वाहन का अभी तक पता नहीं चल पाया है? हाँ, अभी तक पता नहीं चल पाया है। और अब खबर कल हुए नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। जबलपुर की एक खबर है, जहां पहले चरण में बुधवार को सुबह 7 बजे से शुरू हुआ ये मतदान शाम 5 बजे तक शांतिपूर्वक रहा। जबलपुर की हम बात कर रहे हैं, दोपहर 3 बजे तक सभी 77 के आसपास वार्डों की बात करें, उससे 2 वार्ड और जरूरी जो वार्ड हैं उसमें औसत वोटिंग 33% के आसपास रही। शाम 5 बजे तक यह आंकड़ा 60 को छूने लगा, तब प्रत्याशियों ने राहत की सांस ली। बताते ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। वहीं भेड़ाघाट नगर परिषद के 15 वार्डों में 84% मतदान का रिकॉर्ड बन गया। जबलपुर में एक महापौर के साथ ही 152 पार्षदों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया, जहां बूथ केंद्रों पर ईवीएम मशीनों को सील किया गया और चुनाव सामग्री ईवीएम मशीनें एमएलबी स्कूल में जमा करवा दी गई। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने नगर निगम जबलपुर का चुनाव संपन्न होने के बाद एमएलबी स्कूल पहुंचकर सामग्री वापसी के कार्य का जायजा लिया था। नगरीय निकाय चुनाव के अब दूसरे चरण का चुनाव होना है, जिसकी तैयारियां भी चल रही है। उसको लेकर प्रचार प्रसार जो है वो भी जोरों पर है। इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा, जिनका तूफानी प्रचार अभी भी जारी है, जिसको लेकर सत्ता संगठन के मुखिया एक साथ चुनावी हुक्कार भरेंगे। दूसरे चरण के लेकर सीएम शिवराज शहडोल, सीधी, रीवा और कटनी में चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 8 जुलाई को होगा। बुधवार को दोपहर 3 बजे से प्रचार पर प्रतिबंध लग चुका है। चुनाव 39 जिलों में होंगे। साथ ही मतदान के ठीक बाद मतदान केंद्र पर मतगणना शुरू होगी, लेकिन जानकारी के अनुसार परिणामों की घोषणा नहीं की जाएगी। पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के परिणाम 14 जुलाई को एक साथ घोषित किए जाएंगे, जबकि जिला पंचायत सदस्य पद के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। तीसरे चरण में 242 जिला पंचायत सदस्य, 1916 जनपद सदस्य, 6408 सरपंच और 22451 पंच पद के लिए मतदान होगा। जिन जिलों में मतदान होना है वे हैं राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, खरगोन, खंडवा, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी, उज्जैन, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, नर्मदापुरम, बैतूल, शहडोल, अनूपपुर, भिंड, श्योपुर और मुरैना।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्ट भूपेश सरकार के कारण छत्तीसगढ़ महतारी एक बार फिर शर्मसार हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी के दुर्ग स्थित आवास में आईटी विभाग ने 24 महीने में दूसरी बार रेड की है। मंत्री के करीबी सूर्यकांत तिवारी और उनके पार्टनर के साथ कुल 30 जगहों में कार्रवाई की गई, जिसमें 9.5 करोड़ यानी लगभग 10 करोड़ नकदी और लगभग 4.5 करोड़ की ज्वेलरी के साथ 200 करोड़ से ज्यादा के कलेक्शन के भी प्रमाण मिले हैं। वहीं दूसरी जांजगीर से है, जहां 53 साल की महतारी के साथ बलात्कार के बाद नृशंस हत्या कर दी जाती है। आज तक इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस अपराधियों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ को खत्म कर रही है। तो 9 करोड़ 50 लाख रुपए का कैश, 4.5 करोड़ का आपका ज्वेलरी और उसके अलावा 50 करोड़ के जमीन जायदाद दस्तावेज और ये 200 करोड़ जो दस्तावेज जो वसूली के मिले हैं, ये सिर्फ 1.5-2 महीने की जो वसूली का है। और ये दोनों जगह, और सबसे बड़ी बात है कि दुर्भाग्यजनक बात है कि जो मुख्यमंत्री जी के डिप्टी सेक्रेटरी, उनके पास 24 महीनों में 2 बार रेड हो गई। ऐसा भूतो न भविष्यति, मतलब पिछले रेड से इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा और ना ही कोई कंट्रोल किया। इन्होंने छूट देते गए और कोई भी अगर कार्रवाई करते तो छत्तीसगढ़ को शर्मिंदगी का मुंह नहीं देखना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री जी गद्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस रेड से मुख्यमंत्री आवास तक सीधे के सीधे एक इशारा जा रहा है और दोनों को सरकार के द्वारा सरपरस्ती हासिल है। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी त्यागपत्र दें। सीतापुर में एक मादा भालू ने वृद्ध महिला के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें महिला घायल हो गई। टेगापारा निवासी दोहनी बाई पुट्रुस लेने नर्सरी गई हुई थी, जहां उसका मादा भालू से आमना सामना हो गया। इसमें भालू ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला को गंभीर चोटें आई हैं। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती किया था, जिसके बाद अंबिकापुर में रेफर कर दिया गया है। वन विभाग ने 5,000 की सहायता राशि दी है। महिला है 52 वर्ष की, सूर टेगापारा की है। वो घोरना के लिए पुट्टूस लेने गई थी जंगल में 2368 में, तो उनको भालू के द्वारा हमला किया गया है। 3 जगह चोट आया हुआ है, तो अभी उनका प्राथमिक इलाज यहाँ सीतापुर CSC में हो रहा है। कितने ज्यादा चोट लगी है उनको? काफी ज्यादा चोट लगा हुआ है उनको। कैसे लाए उनको? 108 के माध्यम से यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है। वन विभाग के द्वारा कुछ सहायता राशि भी अभी उपलब्ध कराई गई है? जी, अभी हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा 5,000 रुपये दिया गया है, उनको अभी तत्काल दिया गया है अग्रिम राशि इलाज के लिए। जी जी। और आगे क्या और मदद करेंगे? जी, इनके इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा पूरा बिल देंगे, तो उनको सबमिट करेंगे तो उनको इलाज का पैसा मिल जाएगा। महिला को अभी लाया गया, उसके सिर पे, पैरों पे, पेट पे, कमर पे, सब जगह नाखून के निशान, बड़े बड़े कटे हुए निशान हैं। देख के लग रहा है कि किसी जानवर ने उस पर अटैक किया है। उन्होंने बताया कि भालू आया था जिसने अटैक किया है, तो अभी उसका इलाज जारी है और स्थिति स्थिर है। अभी स्थिति कैसी है सर उनकी? स्थिति ठीक है अभी उसकी, और जान को कोई खतरा नहीं है उनके अभी। क्या बेहतर इलाज के लिए क्या उनको रेफर कर रहे हैं? बेहतर इलाज के लिए एक बार अंबिकापुर भेजा जाएगा, उसकी सोनोग्राफी और CT स्कैन कराई जाएगी सिर की। सरगुजा के मैनपाट में बौद्ध गुरु दलाई लामा का तिब्बतीन कैंप में धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार पहुंचे। बता दें कि बौद्ध धर्म के 14वें गुरु दलाई लामा का 87वां जन्मदिन है। इस अवसर पर मैनपाट के तिब्बतीन सोसाइटी के लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और धूमधाम से बौद्ध गुरु दलाई लामा का जन्मदिन मनाया। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि बौद्ध गुरु दलाई लामा ने दुनिया भर में शांति, अहिंसा, करुणा का सतत प्रयास किया। यही वजह है कि पूरी दुनिया में धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन मनाया जाता है।
हाँ, आज जो है हमारा परम पावन 14वें दलाई लामा जी को आज के दिन जो है मतलब जन्म दिवस उनका 27वीं वर्ष जो है 87 ईयर्स होने के उपलक्ष्य में मतलब आज के दिन जो है हर जगह में मतलब हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारा यहाँ मैनपाट तिब्बती कैंप नंबर 1 में मतलब पूरे तिब्बतियों की ओर से जो है हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने मुझे 87th बर्थडे ऑफ द ग्रेट दलाई लामा में मुझे इनवाइट किया गया था और पूरे तिब्बतन कम्युनिटी का जो इनविटेशन था उस पर मैं आया था। यहाँ पे उसी उपलक्ष्य में मैं आया था। बहुत प्यार मिला यहाँ पे, बहुत ही अच्छा वेलकम मिला सभी लोगों की तरफ से और सभी लोग को मैं सभी तिब्बतन कम्युनिटी के मेंबर्स को द ग्रेट दलाई लामा के द ऑनरेबल दलाई लामा के बर्थडे पे सभी को विश करता हूँ। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।